Hello everyone, I Pragya Pandey welcome you all to the YouTube channel of Rouse Academy, and this is our special series on daily news review. In our previous video I have asked few questions, so let's see their solution first. And the first question was, North India's first nuclear power plant to be set up in which of the following state? And correct answer is Haryana. Next question was, who has been appointed by UNICEF as the India's national ambassador? And correct answer is Ayushman Khurrana. So without wasting any time, let's see what is in the news. सो दिस फर्स्ट आर्टिकल वेयर इट इज़ टॉकिंग अबाउट कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली अपना एक डिसीजन सुनाया है जहाँ पे दो जो पेरेंट्स थे इनके बीच में एक डिस्प्यूट अराइज हुआ रिगार्डिंग विद द डाइवोर्स एंड बच्चे की कस्टडी को लेके रिजल्टेड इनटू यहाँ पर डिमांड की गई डीएनए टेस्ट की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली डिनाई कर दिया है। इन्होंने बोला कि भाई आपके डाइवोर्स के केस के बीच में जो बच्चे का जो सर्च है फॉर द पैटर्निटी वो यहाँ पे नहीं ख़त्म होना चाहिए। एंड व्हेन इट कम्स टू चाइल्ड जेनेटिक राइट, चाइल्ड इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इट इज़ बेसिकली अ पार्ट ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स टू प्राइवेसी एंड यू कैन नॉट हार्म इट। ऑल राइट, चलिए आगे देख लेते हैं जजमेंट में इन्होंने क्या बात बोली। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली डिनाई किया कि ठीक है, बच्चा कोई मैकेनिकल सब्जेक्ट नहीं है फॉर द डीएनए टेस्टिंग, है ना, कि कभी भी कोई भी केस निकल कर आ जाए, पेरेंट्स के बीच में कोई विवाद हो जाए, कोई भी शॉर्ट कमिंग्स हो जाए, तो यहाँ पर बच्चे की आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए यहाँ पर डीएनए टेस्ट बार बार कराया जाए। ऑल्सो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि family courts educating between warring parents should order DNA test only as a last report, but not as the primary report or in any case, because ultimately when we talk about the genetic right, so every children has right to protect their genetic data। ठीक है, किसके अंदर राइट है? फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी के अंदर इसको अधिकार दिया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट। आगे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने और भी कुछ बातें बोली। कोर्ट का जो आर्ग्यूमेंट था चाइल्ड की प्राइवेसी को लेके, दे ऑल्सो सेड कि देखिए बच्चे की जो राइट टू प्राइवेसी है उससे उसकी लेजिटिमेसी को, बच्चे के राइट को क्वेश्चन के सामने बिना किसी सोच समझ के बार बार चैलेंज नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, बच्चा कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट नहीं है एंड इट इज़ नॉट एंड दैट चाइल्ड इज़ नॉट सब्जेक्टेड फॉर फॉरेंसिक और डीएनए टेस्टिंग। ठीक है, कब? पर्टिकुलरली व्हेन दे आर नॉट पार्टीज टू डाइवोर्स प्रोसीडिंग, जब ऐसा कोई भी सिचुएशन आपको नहीं देखने मिल रही है। ऑल्सो द कोर्ट हाईलाइट्स दैट द साइकोलॉजिकल ट्रॉमा दैट द चाइल्ड वुड बी फोर्स टू सफर if his or her legitimacy was put under the cloud through the DNA test, that will be more dangerous। ठीक है, दैट वी शुड ऑल्सो कीप इन माइंड। वही इन्होंने यहाँ पर बात की है कि मैकेनिकल ऑर्डर जो है अलाउ करने का डीएनए टेस्ट विल ऑल्सो हार्म द रेपुटेशन एंड डिग्निटी ऑफ द मदर इट सेल्फ। So it is not alone about the child, it is about the mother itself, that you cannot raise a question on her dignity itself। तो चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं जो दो लॉज हैं हमारे पास रिलेटेड विद डीएनए टेस्टिंग। सो उसका सबसे पहला आपके पास आ जाएगा सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। देखिए क्या बोलता है ये कि दैट एनी पर्सन हु वॉज बॉर्न ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ अ वैलिड मैरिज बिटवीन हिज मदर एंड अ मैन, ठीक है, सो ये मदर है, ये मैन यहाँ पर समझ लीजिए, और विद इन 280 डेज, ठीक है, या 280 दिनों में, विद इन 280 डेज आफ्टर इट्स डिसोल्यूशन। ठीक है, शादी हुई थी लेकिन 280 दिनों के भीतर अगर ये टूट रही है और मदर स्टिल, जो महिला ए हैं, इस 280 दिनों के बाद भी ये कैसी हैं? अनमैरिड रह जाती हैं, और इस बीच में अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता है तो दैट इज़ अ कॉन्क्लूसिव प्रूफ दैट दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, जो भी यहाँ पे ऑफस्प्रिंग हुआ है, दैट इज सी, वो इन दोनों का ही बच्चा यहाँ पर माना जाएगा, एंड दैट विल बी द लेजिटिमेट सन और डॉटर ऑफ दैट पर्टिकुलर मैन, unless it can be shown that the parties to the marriage had no access to each other at any time when he could have been begotten। सिंपल, ठीक है। सो ये आपका क्या बात कर रहा है यहाँ पर? सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, दैट यू शुड कीप इन माइंड। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ अबाउट द वॉस्ट्रो अकाउंट। इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स के लिए।
चलिए समझ लेते हैं ये क्या है। देखिए अभी पिछले हफ्ते की बात करें तो लगभग 20 रशियन बैंक ने अपने स्पेशल रुपीज़ वॉस्ट्रो अकाउंट्स इंडिया के पार्टनर बैंक्स के साथ खोले हैं और जिसकी वजह से ये न्यूज़ यहाँ पर खबरों में हमें देखने के लिए मिल रही है। चलिए तो पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये वॉस्ट्रो अकाउंट्स होते क्या हैं। देखिए अभी की डेट में अगर हम बात करें तो रशिया के ऊपर आपको पता है बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, रिजल्टेड इनटू जो रशियन कंपनीज़ हैं इनको ट्रेड करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही है। सो व्हाट दे आर डूइंग, ये रशियन कंपनी जो रशिया का बैंक है यहाँ पर अपना एक अकाउंट खोलेंगी एंड दिस रशियन बैंक व्हाट इट विल डू ऑन बिहाफ ऑफ दैट कंट्री, दिस रशियन बैंक विल ओपन द अकाउंट इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल ये एसबीआई में अपना एक अकाउंट खोल लेते हैं। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, जब इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में यहाँ पर क्या होगा कि भाई कोई भी ट्रेड फैसिलिटी हो रही है, ऑयल यहाँ पर ख़रीदा जा रहा है, सो व्हाट विल हैपन, यही इंडियन कंपनी जो है, ठीक है, वो इस रशियन कंपनी के लिए अमाउंट डिपॉजिट करेगी इस रशियन कंपनी के अकाउंट में विच वॉज इन दी एसबीआई इन दी इंडियन रुपीज़ and this will known as the Vostro account. Again I am repeating, this Russian company what it will do, it will open its account in the Russian bank, this Russian bank on behalf of this Russian company it will open the account in Indian bank, for example SBI. Now when these both units will do the trade together with each other, what will happen, that Indian company will deposit the trade amount into this particular account of SBI of this Russian company that was opened on the behalf of Russian company by the Russian bank. So this is known as the Vostro account. So what this Vostro account do? Basically they enable their domestic bank to provide international banking services to their clients who have global banking needs. These accounts basically provide services like wire transfer, performing foreign exchange transaction, enabling deposit and withdrawal, expenditure, international trade, and all these facility will be provided by these accounts. All right. So now the questions come, how does these वॉस्ट्रो अकाउंट फंक्शंस। तो बेसिकली अगर हम इनके फ्रेमवर्क की बात करें तो इसमें हमें तीन मेजर एलिमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। ये तीन कंपोनेंट्स क्या हो जाते हैं आपको, इनवॉइस, एक्सचेंज रेट और जो भी सेटलमेंट हमें देखने मिलेगा। इनवॉइस मीन्स हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बिलिंग की, और ये जो एक्सचेंज रेट है, देखिए जिस भी कंट्री में ये वॉस्ट्रो अकाउंट खोला जाता है उसी की करेंसी यहाँ पर चलेगी। सो पिछले एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एक्सचेंज रेट होगा वो रुपीज़ में होगा, इंडियन रुपीज़ में हमें वो देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और लास्ट यहाँ पर हमें सेटलमेंट। नाउ अगर हम बात करें तो इनवॉइस की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है, इनवॉइस जितने भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इंपोर्ट्स हो रहे हैं, उनका पूरा डिनोमिनेशन यहाँ पर बता देता है। एक्सचेंज रेट तय करना इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई जब दोनों करेंसीज के बीच में ट्रेड किया जा रहा है, दोनों कंट्रीज ट्रेडिंग पार्टनर हैं, सो एक अमाउंट एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज भी डिसाइड किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम बोले तो जो फाइनल, अगर इंडिया में वॉस्ट्रो अकाउंट इन रशियन बैंक्स ने खोला है तो जो भी फाइनल सेटलमेंट होगा दैट विल आल्सो टेक प्लेस ओनली इन इंडियन रुपीज। ओके, नेक्स्ट अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो देखिए जितने भी डोमेस्टिक इंपोर्टर्स हैं उनकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो क्या कर सके, इंडियन रुपीज़ में यहाँ पर पेमेंट कर सकें, किस में, इन दैट SRVA अकाउंट, that is the Vostro account in the correspondent bank against the invoice of their supply of the goods and services. All right, तो जितनी भी यहाँ पर ये जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन यहाँ पर किए जाते हैं इन सब को अथॉरिटेट करता है, इसको अकॉर्डेंस में लिया जाता है विद द एक्सटेंट गाइडलाइन अंडर द फैमा विच इज़ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर कोई क्राइटेरिया होते हैं। जी हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। जो भी बैंक्स होते हैं फ्रॉम द पार्टनर कंट्रीज इन ये रिक्वायर होते हैं कि ये अप्रोच करेंगे एक ऑथराइज्ड डोमेस्टिक डीलर बैंक्स को फॉर ओपनिंग दी SRVA। जो भी डोमेस्टिक बैंक यहाँ पर होगा वो सीक करेगा अप्रूवल फ्रॉम दी अपेक्स बैंक ऑफ देयर पर्टिकुलर कंट्री। फॉर एग्जाम अगर SBI में कोई अपना SRVA अकाउंट खोलना चाहेगा तो SBI will approach to the apex banking regulatory, जो कि हमारे यहाँ कौन है, RBI, और पूरी डिटेल देने के बाद एक अरेंजमेंट यहाँ पर किया जाएगा एंड ओनली देन दे कैन ओपन दी SRVA अकाउंट।
ऑल राइट, अलॉन्ग विद दैट यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस डोमेस्टिक बैंक की कि वो ये इंश्योर करे कि जो भी करस्पॉन्डेंट बैंक है is not from a country mentioned in the updated financial action task force, that is FATF. बेसिकली ये वो कंट्रीज़ हैं जिनके साथ इंडिया के नॉन कॉपरेशन जुरिस्डिक्शन आपको देखने मिल जाएंगे या कहीं ना कहीं हाई रिस्क कंडीशन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी. सो बिफोर टेकिंग द अप्रूवल द डोमेस्टिक बैंक हैज़ टू इंश्योर ऑल दीज थिंग्स. सो दीज आर द फ्यू थिंग जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है. अगर हम बात करें तो बेसिकली पर्पस क्या है, तो देखिए वॉस्ट्रो अकाउंट जैसा मैंने आपको बताया ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं. जैसे सपोज इंडियन रुपीज़ में यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन देखने मिलेगा और एक एक्सचेंज रेट आपके सामने फिक्स हो जाएगी. किसी कंट्री पे किसी तरीके की कोई बैन लगाए गए हैं तभी भी आपको आसानी से यहाँ पर एक एक्सचेंज देखने के लिए मिल जाएगा विच रिजल्टेड इनटू आपको ट्रेड में ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी. जो सैंक्शन कंट्रीज़ हैं है ना, जैसे रशिया, तो ये बहुत सारी जगह पे पेमेंट नहीं कर सकते और ऐसी कंट्रीज़ के साथ भी आपको पेमेंट करने में आसानी मिल जाएगी. वहीं अगर हम फॉरेक्स फ्लक्चुएशन की बात करें तो दिस मूव विड ऑल्सो रिड्यूस द रिस्क ऑफ फॉरेक्स फ्लक्चुएशन. स्पेशली अगर हम देखें तो यूरो और रुपीज़ के कॉन्टेक्स्ट में देख लिया जाए तो आप कहीं ना कहीं इसमें सेफ जोन होते हो, क्योंकि आप किस एक्सचेंज मोड में ट्रांजैक्शन करोगे. अगर यूरोप की कोई कंपनी है और वो भारत में अपना वॉस्ट्रो अकाउंट इस्टेब्लिश करेगी तो जो मोड ऑफ एक्सचेंज होगा वो रुपीज़ होगा. या इंडिया की कोई कंपनी है वो यूरोप में जाके वॉस्ट्रो अकाउंट करेगी तो मोड ऑफ ट्रांजैक्शन यूरो होगा. रिजल्टेड इनटू जो फॉरेक्स फ्लक्चुएशन की वजह से नुकसान देखना पड़ता है कंपनीज को वो यहाँ नहीं होगा. ठीक है. सो दिस इज समथिंग, दोज आर द फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द वॉस्ट्रो अकाउंट दैट यू शुड कीप इन योर माइंड. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ. सो नेक्स्ट आर्टिकल इज इम्पॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 3. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, एनवायरनमेंट के बारे में बात करें. सो दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ टॉकिंग अबाउट एल नीनो ला नीना. देखिए ऐसा फोरकास्ट किया जा रहा है कि सिंस इंडिया को अगर देखें तो इस बार इंडिया ने एक्सपीरियंस करी है कोल्डर देन दी नॉर्मल विंटर बिकॉज ऑफ द नॉर्थ साउथ विंटर फ्लो, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो ये पूरा जो फिनोमिना है जब कोल्डर देन दी नॉर्मल विंटर्स हमें देखने के लिए मिल जाती हैं. सो बेसिकली दिस एंटायर फिनोमिना इज़ नोन एज दी ला नीना. ठीक है. सो बात अगर यहाँ पर की जाए तो ला नीना के बाद हमें एक बाय डिफ़ॉल्ट एक कंडीशन देखने के लिए मिल जाती है जो इसकी कंपेनियन कंडीशन होती है, कंपेनियन फिनोमिना होता है विच इज़ नोन एज दी एल नीनो. एंड बिकॉज ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि इंडिया में क्या हो सकता है, इस बार एक एल नीनो ईयर हमें देखने के लिए मिल सकता है. तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि एल नीनो और ला नीना क्या है बेसिकली. तो ये पूरा डायग्राम हमें ये बात समझने के लिए मदद करेगा, लेकिन उसके पहले एक नॉर्मल कंडीशन समझ लेते हैं कि आखिर नॉर्मल कंडीशन क्या होती है. देखिए नॉर्मल ईयर में क्या होता है, जो सरफेस लो प्रेशर होता है वो डेवलप हो जाता है इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया. ठीक है. क्या होगा, इसके आसपास जितना भी ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा रिजल्टेड. और हाई प्रेशर कहाँ हो जाएगा, नियर टू द कोस्ट ऑफ पेरू, यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा. अब व्हाट विल हैपन, जो हमें प्रेशर ग्रेडियंट का फिनोमिना पता है कि प्रेशर ग्रेडियंट में होगा क्या, कोई भी विंड विल मूव फ्रॉम दी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. सो दिस विल हैपन इन दी नॉर्मल कंडीशन. नाउ व्हाट विल हैपन, जो पेरू के कोस्ट का यहाँ का जो हाई प्रेशर यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर लो प्रेशर बना है विच मीन्स यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है और यहाँ पर आप देखोगे तो इट इज़ कंपैरेटिवली कोल्डर. So what will happen? The easterly flow on the trade wind carries warm surface water westward. तो ये जो warm surface water है ये कहाँ चला जाएगा, वेस्ट की डायरेक्शन में चला जाएगा and bring convective storm thunderstorm to the Indonesia and the coastal areas of Australia. और इसी के साथ जो लो प्रेशर है ये भाई ट्रैवल करके किस तरफ आपको आता हुआ दिखाई देगा, पेरू के कोस्ट की साइड जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा था. रिजल्टेड इनटू आपको क्या देखने मिलेगा, जो कोल्ड न्यूट्रिएंट रिच है वो वेल अप करेगा, अप वेलिंग जोन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा नियर टू द पेरू कोस्ट एंड दिस विल रिजल्टेड इनटू द गुड कंडीशन. ऑल राइट. चलिए अब समझ लेते हैं कि आखिर एल नीनो ईयर में क्या होता है. देखिए एल नीनो रेफर करता है एक ऐसे बैंड को जहाँ पर वार्म वाटर स्प्रेड कर जाता है फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट
in the equatorial Pacific Ocean. In the year which an El Nino occur is called the El Nino year. और ग्लोबल वेदर पैटर्न जो होता है वो यहाँ पर हमें एबनॉर्मल होता हुआ नज़र आ जाता है। ठीक है, किस तरीके से इस डायग्राम से समझते हैं। सो एल नीनो कंडीशन में क्या होता है, अब ये जो ऑस्ट्रेलिया का कोस्ट है ये यहाँ पर आप देखेंगे एयर प्रेशर पूरी तरीके से ड्रॉप हो जाता है इन दी सेंट्रल पैसिफिक अलोंग द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। सो बेसिकली ये जो नॉर्मल लो प्रेशर सिस्टम होता है ये रिप्लेस हो जाता है बाय द वीक हाई इन द वेस्टर्न पैसिफिक। और ये चेंज जो पैटर्न का यहाँ पे कॉज होता है ये कॉज करता है ट्रेड विंड्स को रिड्यूस करने से। ट्रेड विंड रिड्यूस होंगी, वीक वॉकर सेल हमें देखने के लिए मिल जाएगा, जिसकी वजह से ये जो पूरी सिचुएशन आप देख रहे थे ये एक्सट्रीमली वार्म फेज हमें देखने के लिए मिल जाएगा। सो आप देखेंगे जितना भी ये वाला एरिया है ये पूरा कैसा हो जाएगा, आपका गर्म हो जाएगा, रिजल्टेड इनटू आपको नॉर्मल से ज़्यादा वार्मर सीन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम इसके इफेक्ट की बात समझने की कोशिश करें तो वार्मर वाटर है डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन मरीन लाइफ, जिसकी वजह से जो पेरू का कोस्ट है इक्वाडोर की बात करें उसको बहुत ज़्यादा नुकसान देखने के लिए मिलता है। इसी की वजह से आप देखिए क्योंकि एक हाई प्रेशर लो प्रेशर की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो गई तो यहाँ पर बारिश ही नहीं हो पाती। ठीक है, जिसकी वजह से जो एंटायर रीजन हो जाता है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और इवन इंडिया, क्योंकि यहीं से इंडिया का मॉनसून इम्पैक्ट होता है ना। तो ये पूरा का पूरा इंडिया और साउथ अफ्रीका दे सॉ द सीवियर ड्रॉट। और वहीं अगर हम बात करें क्योंकि कंडीशन कैसी हो गई है, हाई प्रेशर एंड दी लो प्रेशर नाउ। सो ये जितना हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा तो जितनी बारिश होती है वो आपको कैलिफोर्निया, इक्वाडोर और गल्फ ऑफ मैक्सिको में देखने के लिए मिल जाती है, बाढ़ जैसी सिचुएशन हो जाती है। ऑलराइट, तो दोनों कंडीशन हम वापस से यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा था। देखिए आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगर हम नॉर्मल कंडीशन देखें तो ईस्टर्न पैसिफिक में आप देखेंगे कोस्ट ऑफ पेरू और इक्वाडोर आपको दिख जाएंगे, कोल्ड ओशन वाटर दिख जाएगा जिसकी वजह से गुड फिशिंग जो जोन बनेगा। वहीं अगर हम वेस्टर्न पैसिफिक की बात करेंगे तो वेस्टर्न पैसिफिक में आपको ऑस्ट्रेलिया देखने के लिए मिल जाएगा, इंडोनेशिया देखने के लिए मिल जाएगा। व्हाट विल हैपन, वार्म ओशन वाटर होगा और प्लेंटी ऑफ रेन्स यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेंगी। वहीं एल नीनो की कंडीशन में क्या हो जाता है, जो हमारा ईस्टर्न पैसिफिक है अगर हम बात करें तो कोस्ट ऑफ पेरू एंड इक्वाडोर, व्हाट विल हैपन, द वार्म ओशन वाटर and resulted into the bad environment for the fishing industry। वही पैसिफिक ओशन की बात करें यहाँ पर तो वेस्टर्न पैसिफिक की बात करें तो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, व्हाट विल हैपन, कोल्ड ओशन वाटर इनके पास आ जाएगा, रिजल्टेड इनटू द कोल्डर द ओशन वाटर, lesser the evaporation, lesser the precipitation and it will cause the drought situation here। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस सिचुएशन हर बार ऐसा प्रिडिक्ट किया जाता है कि अगर एक एल नीनो ईयर हमें देखने के लिए मिल जाएगा तो उसके आसपास ही आप देखेंगे कि ला नीना ईयर अगर आपने देखा है तो आपको एल नीनो ईयर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये जो एल नीनो इवेंट है ये अकर होता है इरेगुलरली एट दी इंटरवल ऑफ 2 to 7 ईयर्स, है ना। और अगर देखा जाए तो जब भी एक स्ट्रॉन्ग लानीना ईयर हमें देखने के लिए मिलता है हर बार ऐसा प्रेडिक्शन लगाया जाता है कि नाउ दिस विल बी द टाइम जब आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, एल नीनो ईयर देखने के लिए मिलेगा। सो अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एल नीनो इम्पैक्ट करता है इंडिया के मॉनसून को। ठीक है, एक इनवर्स रिलेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, सो जो सबसे प्रोमिनेंट ड्रॉट इंडिया में अभी तक आए हैं जिसमें से 6 अगर देखें सो इन 1871 हैव बीन एल नीनो ड्रॉट। ठीक है, रिसेंटली 2002 और 2009 की भी बात करें तो जो ड्रॉट कंडीशन हमें देखने मिली है वो किसकी वजह से मिली है, एल नीनो की वजह से। एंड आई हैव ऑलरेडी शोड यू द क्लियर डिमार्केशन हेयर कि ये क्यों होता है। हालांकि हर एल नीनो ईयर को हम ड्रॉट से नहीं जोड़ सकते, जैसे इंडिया में 97 और 98 के बाद देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग एल नीनो ईयर था, बट इंडिया में इंडियन ओशन डायपोल की वजह से हमें कोई भी ड्रॉट की सिचुएशन नहीं देखने मिली थी। ऑलराइट, सो आई होप ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। Also, if you want to give wings to your preparation, do visit Rouse Academy for competitive exams
MP नगर जोन 2 भोपाल। साथ ही आप इंदौर में हमारी ब्रांच दैट इज़ इन विष्णुपुरी, वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं और साथ में नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन कर बाकी की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि बात कर रहा है अगेन बजट के बारे में, और यहाँ पर इस बार बात की जा रही है यंगस्टर्स के लिए। देखिए, फर्स्ट थिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड दैट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फॉर GS पेपर 3 अगेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि जितनी बार हम बजट से रिलेटेड कोई भी आर्टिकल देखेंगे वो हमारे इकोनॉमी पार्ट से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए आर्टिकल में देख लेते हैं क्या बात की जा रही है। अगर हम 2020 की बात करें तो इंडिया अकाउंट कर रहा है फॉर 20.6% ऑफ द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन, जिसमें आपको ये 20.6% की जब मैं बात कर रही हूँ तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एज ग्रुप ऑफ 15 to 29 ईयर्स ओल्ड। जबकि अगर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में देखें तो इंडिया इज़ फॉर्चुनेट विद दिस काइंड ऑफ यंगेस्ट पॉपुलेशन। सो यूनियन बजट को जब देखा जाएगा तो यूनियन बजट में कुछ प्रपोजल्स यहाँ पर किए गए हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं यंगस्टर्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है, अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखेंगे, ठीक है, सो दैट इज हायर कंपैरेटिवली। वहीं अगर आप फिजिकल डेफिसिट इंडिया का देखेंगे तो वो भी आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वॉट इज़ हैपनिंग हेयर कि जितनी भी फिजिकल डेफिसिट जो इंडिया का बढ़ा हुआ आ रहा है उसका कारण है हमारे द्वारा दी जाने वाली बहुत सी सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज। जैसे अगर आप बात करें फूड सिक्योरिटीज़ की बात करें, फर्टिलाइजर सब्सिडीज़ की बात करें, मनरेगा की बात करें, एंड बिकॉज ऑफ दैट इन दिस बजट यू विल सी द डिफरेंस कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल जितनी भी सब्सिडीज़ दी जा रही थी, जितनी भी सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर थे, उनको कम कर लिया गया है। 5.9% तक रिडक्शन उनमें हमें देखने के लिए मिला है। जैसे फूड सब्सिडी की बात करें तो 90,000 करोड़ रुपए यहाँ पे कट कर लिए गए। वहीं फर्टिलाइजर सब्सिडी दैट वाज आल्सो कट बाय द 50,000 करोड़। मनरेगा में से 30,000 करोड़ का रिडक्शन हमें देखने के लिए मिला है। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं दूसरे क्षेत्रों में इनका इस्तेमाल किया जाने वाला है। सो वॉट अगेन द ऑथर इज सेइंग हेयर कि भाई इंडिया का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप देखेंगे तो दैट इज़ वेरी मच हायर। आप देखिए तो चाइना के रिकॉर्ड के टाइम पे अगर हम देखें तो इंडिया लगभग 42% से भी ज़्यादा अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पर करता है। सो वॉट हेयर दे आर सेइंग कि रादर देन कटिंग ऑन टू द सब्सिडीज एंड द सोशल सेक्टर स्पेंडिंग, इट इज़ नॉट वेस्टफुल। बट जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे तो हम डेवलपिंग कंट्री हैं। पीपल स्टिल नीड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, सम काइंड ऑफ सोशल एक्सपेंडिचर जितने होते हैं, जैसे PDA शॉप्स की अगर हम बात कर लें, और अगर हम ग्रोथ देखने की बात करें तो ये जितनी भी सोशल इनइक्वालिटीज़ हमें यहाँ पर देखने मिलती हैं, अगर इसको हमें कट डाउन करना है तो सोशल सेक्टर की जो सब्सिडीज़ हैं या सोशल सेक्टर की जो स्पेंडिंग है या जो सब्सिडीज़ गवर्नमेंट देती है, जैसे किसानों के लिए सब्सिडीज़ यहाँ पर दी जाती हैं, सोशल सेक्टर जैसे पेंशन स्कीम्स आप देख लेंगे, जैसे विडो पेंशन स्कीम्स आप देख लेंगे, बच्चों के लिए बहुत सारी सोशल सेक्टर स्कीम्स यहाँ पर दी जाती हैं, PDA पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। सो दीज आर नॉट वेस्टफुल, बट रादर जो सोशल इनइक्वालिटी है उसको ख़त्म करने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर हम एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में इंडिया यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहा है तो हमें इसमें से किसी सब्सिडी को कट करने की आवश्यकता भी नहीं है। वॉट अगेन ऑथर इज सेइंग हेयर कि भाई हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट इन पीपल एंड इन्वेस्ट इन द फ्यूचर। सो वॉट ही इज सेइंग कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जैसे एजुकेशन, हेल्थ की अगर हम बात करें तो एक नेशन के डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल ग्रोथ के लिए जितने पब्लिक एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे एजुकेशन की बात कर लीजिए, हेल्थ की बात कर लीजिए, आयुष्मान योजना की बात कर लीजिए, फ्री स्कूलिंग की आप यहाँ पर बात कर लीजिए, सो दीज आर द वेरी एसेंशियल पॉइंट, और जिसमें हमें कहीं भी कट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप भारत में आज की डेट में देखेंगे सो देयर आर टू फ्यू लो फी कॉलेजेस सीट्स एंड टू फ्यू डिसेंट जॉब्स फॉर मोस्ट ऑफ द यूथ। सो गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है वो हेल्थ और एजुकेशन पे यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज दैट विल एड मोर न्यू जॉब्स, जैसे टीचर्स, ठीक है, गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी अगर एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर में तो भाई ज़्यादा जॉब्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, लाइक टीचर्स की, डॉक्टर्स की, स्पेशली फॉर द वुमेन इफ वी विल टॉक अबाउट। और इसकी वजह से जितनी भी यंग प्रोफेशनल्स जो हैं
यंग स्किल्ड वर्कर्स जो हैं उनका आपको यहाँ पर आना जाना ज़्यादा दिखाई देगा. सो दिस इज समथिंग व्हाट द ऑथर इज सेइंग हियर. सो बेसिकली यहाँ पर बात क्या की जा रही है कि अगर आप देखेंगे तो हायर द जॉब्स, ऐसा समझ लीजिए जितनी ज़्यादा जॉब होंगी हायर द इनकम. The higher the income, the higher the level of savings. The higher the level of savings, the higher you will see the people are developing, and this will lead us to the developmental phase, which will directly help India to pay off their debt. लोग यहाँ पे सेविंग्स करेंगे, बैंक्स में रखेंगे, इंडिया विल गेट द अमाउंट कि वो यहाँ पर क्या करे, अपने डेप्ट को चुका पाए. इनफैक्ट पीपल विल ऑल्सो डू दैट. बहुत सारी मिडिल क्लास इंडियन फैमिलीज़ को अगर आप देखेंगे तो वो लोन ले लेती हैं बच्चों की एजुकेशन के लिए, ठीक है, बिकॉज दे रिकॉग्नाइज दैट एन एजुकेटेड चाइल्ड विल ओपन द डोर फॉर अपवर्ड मोबिलिटी फॉर द एंटायर फैमिली. Why they are doing that? Because they know investing into education is the best way to come out from the circle of poverty. And for that, what government should do, they should not cut down, rather they should invest more in the education as well as in the health sector. Because अगर आप देखें तो proportion of population in India aged 30 years and above will rise to 58.6% in 2040. तो यंग इंडिया आज की जो डेट में है वो आपको एक एडल्ट इंडिया के रूप में यहाँ दिखाई देगा, ठीक है. सो दिस इज द हाई टाइम दैट गवर्नमेंट शुड थिंक एंड दे शुड एक्ट वेरी सीरियसली ऑन दिस aspect. This what our author is saying here. So I hope this article is very much clear to you now. So moving on to the next article which is important for GS paper 2 governance. बात यहाँ पे की जा रही है, देखिए जल जीवन मिशन को लेकर. देखिए वॉट द ऑथर इज सेइंग हेयर, यहाँ पे 3 ऑथर आपको दिख जाएंगे जिन्होंने मिलकर इस आर्टिकल को लिखा है. सो व्हाट दे आर सेइंग, अगर आप किसी अर्बन एरिया की बात करें, ठीक है, और अर्बन एरिया के पास बसे हुए किसी गांव के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं दिल्ली और उसके आसपास बचे हुए छोटे छोटे गांवों की बात करें, सो जो भी आप गवर्नमेंट के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट देखेंगे, जो भी पॉलिसीज़ आप देखेंगे, उसका जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है वो मिलता है इस अर्बन सेटलमेंट के पास बसे हुए गाँवों को. लेकिन ऐसे गांव, ऐसे विलेज एरियाज़, ऐसे रूरल एरियाज़ जो इन अर्बन एरियाज से दूर हैं, आप उनमें देखेंगे तो आपको इस तरीके का कोई डेवलपमेंट नहीं देखने के लिए मिलता. इट इज़ वेरी मच रिलेटेड इन दीज रूरल एरियाज and the rural areas which are very much closer to urban development, they are being benefited. So इसी को बोला जाता है spill over effect. Okay, ध्यान से समझिए. दिस एंटायर सिस्टम, भाई एक ऑलरेडी डेवलप्ड अर्बन सेटलमेंट के पास जो गांव हैं दे विल डेफिनेटली गेट डेवलप्ड. अब गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स आ रही हैं, अगर वो नो मैटर इफ़ दे आर स्पेशली ओनली फॉर द रूरल एरियाज, बट अगर हम 2 रूरल एरियाज़ को यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो द एरिया विच इज़ closer to the urban settlement and the area which is far from the urban settlement, you will see the clear cut difference that this area, the closer one will get the most of the development, whereas the far away settlement will not see as such settlement, as such development, and this is known as the spillover effect, where the development of rural area is dependent on the large urban cores. All right. तो देखिए यहाँ पर जो बात की जा रही है, इन्होंने उदाहरण दिया तमिलनाडु का और उसी के थ्रू हम इसे समझेंगे कि जब हम जल जीवन मिशन के बारे में यहाँ पर बात करते तो इट वॉज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी एरिया. बेसिकली इट वॉज द एसेंशियल एलिमेंट, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस कर रहा था हेल्थ को, न्यूट्रिशन को, और जो महिलाओं की स्थिति थी उसको सुधारने का जो काम कर रहा था वही जल जीवन मिशन का था. और इसका काम था कि हर घर तक टैप वाटर कनेक्शन पहुंचाना. सो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है तमिलनाडु का कि आप देखिए इट्स बीन 3 years सिंस इट्स इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन आप जितना भी तमिलनाडु के आसपास का एरिया देखेंगे जो कि मेन सिटी से सटा हुआ है, उनको तो टैप वाटर कनेक्शन मिल गया. दे आर बीइंग सेफ गार्डेड विद द ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी. लेकिन जैसे ही हम दूर के एरियाज़ में जाते जाएंगे आपको इस तरीके का इम्प्रेशन देखने नहीं मिलेगा. सो अगर प्रोग्रेस देखी जाए तमिलनाडु को कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर रखकर, तो ये बात कर रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट डेटा लेवल है वो रिवील करता है एक वाइडर वेरिएशन इन प्रोवाइडिंग द टैप वाटर कनेक्शन टू द रूरल हाउस होल्ड अमंग दीज डिस्ट्रिक्ट. सो अगर हम परसेंटेज की बात करें
जिनके पास एडिशनल टैप वाटर कनेक्शन इन रूरल एरियाज ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइडिंग बाय द गवर्नमेंट बिटवीन 2019 and 2022 was found to be significantly associated with the percentage of the urban population in the district concerned. फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 4 डिस्ट्रिक्ट हैव अर्बन पॉपुलेशन बिलो 31%. All right. While 48.4% of the state's total population alone lives in the uh, urban areas, and by this you can see the clear cut difference कि जितने भी एरियाज जो हाईली अर्बन सेटलमेंट्स के पास थे, दे आर गेटिंग मोर डेवलपमेंट रादर देन दोज एरियाज विच आर सिचुएटेड फार अवे. सो चलिए आगे देख लेते हैं. अगेन जल जीवन मिशन इज इन द न्यूज़. जल जीवन मिशन कंटिन्यू न्यूज़ में आता है. सो जल जीवन मिशन की बात करें तो देखिए, हर घर जल को ये इंश्योर करने की बात करते हैं कि भाई हर घर में 2024 तक एवरी रूरल हाउस होल्ड विल गेट द टैप वाटर कनेक्शन. बेसिकली इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2019 में, और इसमें एनविसेज किया गया था सप्लाई ऑफ 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे to every rural household through the functional household tap connection by the 2024. बेसिकली यहाँ पर बात की गई थी, जब जल जीवन मिशन की बात की गई तो इसे एक जन आंदोलन बनाया गया, सो दैट जितने भी लोग हैं उनको इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आए, और लोग भी यहाँ पर जल शक्ति मिनिस्ट्री के साथ जुड़कर क्या करें, एक पीपल पब्लिक पार्टिसिपेशन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाए. बेसिकली ये मिशन इंश्योर करता है जितना भी एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई सिस्टम है, वाटर कनेक्शन है, वाटर क्वालिटी को मॉनिटर करना, उसको टेस्ट करना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के रास्ते ढूंढना, ये भी इंश्योर करना कि वाटर को किस तरीके से कंजर्व किया जा रहा है, ड्रिंकिंग वाटर के सोर्सेज क्या हैं हमारे पास, ग्रे वाटर को ट्रीट कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें हमें जल जीवन मिशन के अंदर देखने के लिए मिलती हैं. So moving on to the next article which is very much important for GS paper 3 science and technology. देखिए बात की जा रही है न्यू चैप्टर इन दी डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी. हुआ क्या है, अगर आपको बहुत अच्छे से याद हो तो अभी इसी मंथ की शुरुआत में अगर आपने देखा हो तो यूएस और इंडिया ने एक यहाँ पर कॉमन इनिशिएटिव लिया है, एक ट्रीटी यहाँ पर साइन करी है विच इज़ नोन एज दी इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विच इज़ ऑल्सो नोन एज ICET. और यहाँ पर प्रॉमिस किया गया भाई दोनों कंट्रीज़ के द्वारा दैट दे विल शेयर दी टेक्नोलॉजी. कोई भी टेक्नोलॉजी अगर यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ डेवलप करती हैं तो दे विल शेयर दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी विथ ईच अदर. फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए US 6G अगर डेवलप कर लेता है तो वो जो टेक्नोलॉजी है बाय विच इट हैज़ डेवलप्ड दी टेक्नोलॉजी इट विल शेयर विद इंडिया. इन अ सिमिलर वे अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में कुछ नया कर लेते हैं देन वी विल शेयर इट विद दी USA. अब देखिए ICT की हम बात करें तो ये एक बेटर पोजीशन प्रोवाइड करता है अनलाइक दी अदर एरियाज, बिकॉज ये उस समय आया है जब इंडिया एक डेवलप्ड टेक्नोलॉजी बन रहा है और ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजिकल पावर के रूप में उभर कर आ रहा है. क्योंकि अगर आपको अच्छे से याद हो ICT में 6 फोकस एरियाज को लिया गया है. पहला, कोऑपरेटिव को डेवलपमेंट की बात यहाँ की गई है. को डेवलपमेंट के अलावा को प्रोडक्शन आपको यहाँ पर देखने मिलेगा. जब देखिए को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन यहाँ पर देखने मिलेगा, सो व्हाट विल हैपन, आपका जो इनोवेशन इकोसिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. आपका डिफेंस इनोवेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आएगा. वहीं अगर हम बात करें तो आपको टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन देखने मिलेगा, रेजिलेंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन देखने मिलेगी. स्पेस मिशन में यहाँ पर ICT की बात की जा रही है. स्टेम टैलेंट को यहाँ पर उभारने की बात की जा रही है. इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स एरिया यहाँ पे बात की जा रही है. टेलीकॉम जनरेशन को यहाँ पर इम्प्रूव करने की बात की जा रही है, विच विल रिजल्टेड इनटू ये 6 के 6 एरिया एक ऐसे एरियाज बनकर आएंगे जहाँ पर इंडिया कैन डेवलप एन नंबर ऑफ थिंग्स. सो देखिए ऑथर यहाँ पे बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स भी हमें दे रहे हैं कि भाई अगर आप बात करें तो ऐसा नहीं है कि US ने कभी इंडिया की मदद ही नहीं करी, है ना. ऐसा नहीं है कि US कभी भी इंडिया की तरफ नहीं देखा. ऑल राइट, अगर हम बात करें कोल्ड वॉर की तो जब व्हेन द सोवियत
emerged as the major player in the areas like steel, heavy electrics, petroleum minings. यूएस का फोकस था मॉडर्नाइजिंग इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट एजुकेशन के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए। और अगर आप देखें तो जो एंटायर जनरेशन है इंडिया की, जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट की जितनी भी आप जनरेशन देखोगे, तो दे वर बेसिकली ट्रेंड बाय द यूएस, इंक्लूडिंग सम हु सब्सिक्वेंटली हेल्प्ड इन मेकिंग न्यूक्लियर वेपन इटसेल्फ। हालांकि इंडिया के जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाए गए थे वो कुछ उन्हीं लोगों में से थे जिनको यूएस ने इनफैक्ट ट्रेन किया था। बट दिस कोऑपरेशन बेसिकली हमें देखने मिला कि यहाँ पर एक इंडिया ने जैसे ही 1974 में अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया, और यूएस और इंडिया के बीच में ये जो टेंशन है वो यहीं से आ गई, विच रिजल्टेड इनटू कि जिन साइंटिस्ट को यूएस ट्रेन कर रहा था, इसके बाद यूएस और इंडिया के जो रिश्ते हैं वो थोड़े से हमें ख़राब होते हुए नज़र आने लगे। वहीं अगर हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी एड्स हैं जो यूएस प्रोवाइड करता है इंडिया को मॉडर्नाइज बनाने के लिए। चाहे हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, स्पेशली अगर आप देखेंगे तो इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट सेक्टर्स में यूएस ने हेल्प करी है हमें आईआईटीज़ और आईआईएम्स को डेवलप करने के लिए, जो फाइनली अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए नहीं, दे बाय डिफॉल्ट दे आर हेल्पिंग इन द यूएस इकोनॉमी, बिकॉज सो मैनी आईआईटीएंस एंड आईआईएम्स they study from India and they go to abroad, they work there and they work amazingly। जैसे आप चाहे आप बात कर लीजिए गूगल की बात कर लीजिए, चाहे आप किसी भी आईटी सेक्टर की बात कर लीजिए, इन एवरी सेक्टर यू विल फाइंड वन इंडियन who is making n number of money and helping the US economy। And the one area in which India did get lasting and important benefit was the agriculture। जब अमेरिका का साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने में भारत की मदद करी थी, और भारत इसी वजह से फूड शॉर्टेज से बाहर निकल पाया था। वहीं अगर हम 1984 की बात करें तो इंडिया और यूएस ने एक एमओयू साइन किया था ऑन दी सेंसिटिव टेक्नोलॉजी, कमोडिटीज़ इंफॉर्मेशन, और प्रमोट करने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने की भी यहाँ पर बात की गई थी। अगेन इन 1987 अगर आप देखेंगे तो यूएस ने एग्री किया था कि वो इंडिया को लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जो कि तेजस हमारे हैं उसमें असेस करेगा और अलाउ करेगा कि वो इंडिया क्या कर सके, इनको सेल कर सके इन दी फ्रंट लाइन। और वहीं इन्होंने डिसाइड किया था कि वो GE404 इंजन जो है वो इंडिया को सेल करेंगे। सो दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी न्यू व्हेन यूएस इज़ कमिंग फॉरवर्ड फॉर हेल्पिंग इंडिया। वहीं अगर आप देखेंगे तो सोवियत के कोलैप्स के बाद यूएस ने पुश किया था एक अनकंडीशनल एक्सटेंशन ऑफ नॉन पॉलीफरेशन ट्रीटी को, और यहीं से आपको एक आर्म ट्विस्ट देखने के लिए मिल गया था कंट्रीज़ में, क्योंकि एक तरफ कंट्रीज चाह रही थी कि न्यूक्लियर ट्रीटीज़ को इंडिया साइन करे, वहीं इंडिया वाज नॉट इन द फेवर कि भाई वी विल नॉट साइन इट, क्योंकि हम किसी डिस्ट्रक्शन के लिए न्यूक्लियर पावर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट वी आर जस्ट प्रोड्यूसिंग इट फॉर दी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड दी अदर थिंग्स। वहीं अगर आप 2008 की बात करेंगे तो इंडिया और यूएस के बीच में एक न्यूक्लियर डील साइन हुई थी, बट जहाँ पर क्या डिसाइड किया गया था कि भाई दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे की यहाँ पर मदद करेंगी, बट ये डील सिर्फ साइन ही हुई, कभी इसका कोई खास रिजल्ट हमें निकलता हुआ नहीं दिखाई दिया। बट आप धीरे धीरे देखेंगे अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट इंडिया ग्रेजुअली अपने जो रिलेशन है, इतने अप्स एंड डाउन के बाद भी यूएस के साथ इंडिया की जो रिलेशंस हैं वो इंडिया लगातार मेंटेन करता जा रहा है, और कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टेटस उसे प्रोवाइड कर रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल सी दैट US they had purchased US India has purchased US weapon and system worth billions of dollar, although unusual hiccups remain in like Pakistan, कास्टा की बात कर लें हम, या पाकिस्तान की इशू की बात कर लें, या यूक्रेन और रशिया की बात कर लें, इंडिया और अमेरिका दोनों हमेशा एक अलग स्टैंड पर खड़े हुए आपको दिखाई देते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस इंडिया एंड यूएस आर डूइंग वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू द रिलेशन, एंड होपफुली जो ICET यहाँ पर साइन किया गया है वो एक नेक्स्ट बिग स्टेप दिखाई दे। ठीक है, चलिए। सो आपका काम क्या है, आपको ICET को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है कि इसमें जो 6 सेक्टर्स के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है वो 6 सेक्टर कौन से हैं एंड हाउ दे गोना बेनिफिट इंडिया एंड USA। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड इट्स टाइम फॉर करंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स। एंड द फर्स्ट न्यूज़ इज अ हाई लेवल पैनल लेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा विल
oversee the execution of the government's ambitious Mission Karmyogi program for the training of public servant. The panel will also include a senior representative from the Prime Minister office and 7 secretariats among other. So you will get the question like this: Mission Karmyogi program is associated with, so you should remember that it is associated with the training of public servants. Next news is International Mother Language Day, which is observed globally every year on February 21 to promote multilingualism and preserve linguistic and cultural diversity. The idea to celebrate this day was approved by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, which is the UNESCO, in 1999. Next news is Mr. Om Prakash Kohli, who was a long-time BJP leader and former governor of Gujarat, has died at the age of 87. From 2014 to 2019, he also served as the Gujarat's 19th governor. Also, he presided over Goa and Madhya Pradesh while serving as the governor of Gujarat. Next news is the 7-day 49th Khajuraho Dance Festival will commence with Bharatnatyam and Kathak at the temple declared as UNESCO site. The yearly event at Khajuraho Dance Festival is being organized by Ustad Alauddin Khan Sangeet Evam Kala Academy and the Directorate of Cultural in association with the Tourism Department and the Archaeological Survey of India. So, in Madhya Pradesh examination in UP in MPPSC, you will get the question like कि Khajuraho Dance Festival कौन ऑर्गेनाइज कराता है, एंड इट विल बाय दी उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकेडमी. सो it's a quiz time, and first question is: recently a term ADT 52 is seen in the news is refers to. Next question is: consider the following statement with respect to underwater noise emission. So क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ड्रिल आप सभी को पता है. आपको करेक्ट आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताना है एंड स्टे ट्यून्ड विद अस टू नो द राइट आंसर. सो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.